Okay, welcome to our third lecture. Today we are going to start our further discussion about the TAMP, which I know the program free of cost to uh, as we can see from the Benazir income support program, such kind of program is called as TAMP. Okay. Before we discuss about the TAMP, we should discuss about some important point about the income effect, substitution effect, and price effect. Price effect, income effect, and substitution effect basically deals with the work and layer. What is the layer and what is the work? How much number of hours a person work is called as work, and against he wants to rest. This is called as layer. ओके, ये तो एक हमारा एक अलहदा फिनोमिना है जिसमें हमने ये चीज़ डील करनी है। तो पहले इसके कि हम सब्स्टिट्यूशन, इनकम फैक्ट, स्लट्स की इक्वेशन, हिक्सियन, ये हम डील करें, तो इससे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम डील कर लेते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपकी इनकम राइज कर जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम और जो आपकी क्वांटिटी डिमांड पे असर जाता है, वो आपका क्या होता है, इनकम इफेक्ट। मीन कि इनकम अगर आप बढ़ती है तो फिर आप क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सपेंसिव गुड होती है, मीन कि लेयर गुड होती है, उसको प्रेफर करते हैं। जो आपके पास आम गुड होती है, ऑर्डनरी गुड होती है, आप हम फर्ज कर लेते हैं कि जो आपके पास मीन कि चीपर गुड है, आप उसे क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, उसकी मीन की डिमांड को एक्सक्लूड कर देते हैं। और सिमिलरली आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि किसी चीज़ की प्राइस में अप या डाउन होने की वजह से आप क्या करते हैं, उसके जो उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसकी तरफ आप मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से ड्रिंक में अगर हम देख रहे हैं तो पेप्सी एंड कोक है। अगर पेप्सी की प्राइस थोड़ी चेंज होती है तो फिर आप क्या करते हैं, कोक की तरफ मूव कर जाते हैं। ये मीन कि आपके पास क्या कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। ये मीन कि आप लोगों ने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। ओके, हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, एक इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट हैं आपके पास, कंपनसेटेड डिमांड कर्व और अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व। एंड सेकंड वन इज अनकंपनसेटेड। कंपनसेटेड डिमांड कर्व बेसिकली क्या है, जिसमें आप कंपनसेट करते हैं। मीन के फॉर एग्जांपल अगर आपके जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा देती है आपके कंज्यूमर पर, तो फिर उन्हें कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपनसेट करने के लिए आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको मीन के सब्सिडी देनी पड़ती है या इसी तरह की। ये आपके पास कंपनसेटेड है। अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व क्या होती है, जिसमें इनकी आपकी गवर्नमेंट टैक्स लगा के कंपनसेट नहीं करती। ये एक आपके शॉर्ट फिनोमिना है। इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये आपके पास मार्शिलियन डिमांड कर्व होती है। जो आपकी अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व क्या है, मार्शिलियन डिमांड कर्व। मार्शिलियन डिमांड कर्व। और दूसरी जो कंपनसेटेड है ये क्या है आपके पास, हिक्सियन डिमांड कर्व। ओके, आपके पास मार्शिलियन और हिक्सियन डिमांड कर्व को हमने देखा है। जो आपके पास मार्शिलियन डिमांड कर्व है कि हाउ डिमांड चेंज व्हेन प्राइस चेंज होल्डिंग द मनी इनकम कांस्टेंट। अच्छा, जो आपके पास मार्शिलियन डिमांड कर्व है, मीन के अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप जब मीन के
प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से आपने क्या किया है, डिमांड उसकी कम कर दी है। अब ये मार्जिनल डिमांड कर्व जो है ये बताती है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो और आप चीज़ों की डिमांड डिक्रीज कर दें तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास मनी होती है, मीन के मनी सप्लाई जो आपके हैंड में है, मीन के जो आपके हाथ में मनी सप्लाई है, अब वो क्या रहती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो प्राइस बढ़ने की वजह से डिक्रीज हुई है। मगर आप क्या सोचते हैं कि हम इस चीज़ को इस टाइम परचेज नहीं करते तो जिसकी वजह से आपके पास जो मनी है उसकी जो वर्थ है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। ये आपके पास मार्शिलियन डिमांड कर्व आपको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास कंपनसेटेड हिक्सियन डिमांड कर्व है वो बात करते हैं कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है और आपने डिमांड डिक्रीज की है तो ये एक मीन के लॉ है आपके पास, जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो एक लॉ है। मगर हिक्सियन डिमांड का जो वो कहते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यूटिलिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। अब ये जो अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व क्या है, ये मार्जिनल डिमांड कर्व है कि जब प्राइस चेंज होती है तो प्राइस चेंज होने की वजह से आप क्या कहते हैं कि जो आपके पास मनी है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये आपको अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व बता दिए। कंपनसेटेड डिमांड कर्व क्या है, ये हिक्सियन फिनोमिना है। हिक्सियन फिनोमिना है तो वो कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाए आप डिमांड कम करते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाए आप डिमांड बढ़ा देते हैं, तो जो आपकी यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यूटिलिटी कभी चेंज होती है। अब हम बात अगर करेंगे यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी या यूटिलिटी जिसे आप कहते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग which has feature to satisfy human want is called utility, ठीक है जी। ये मीन के आपके पास क्या है, बेसिक कंसेप्ट है कि यूटिलिटी क्या है, जो हमने कहा है कि आपके कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हिक्सियन जो कंसेप्ट है वो क्या कहते हैं, आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट रही है, तो मैंने यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास यूटिलिटी है क्या, ओके। जैसे कि आपकी बुक में 2.7 फिगर गिवन है मीन के, उसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है आपकी द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम, कि प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट क्या हो रहा है। तो अब हम उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आपकी वो डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही है। आपके पास फिगर जो है वो 2.7 है, तो हम पहला अपना कंसेप्ट उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका किसके लिहाज से, आपके सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के लिहाज से, जो आपका पहली डायग्राम है 2.7, मीन के 2.7 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आपकी फिगर बुक में गिवन है, ओके। इसमें देखिए हमें दो कंपैरिजन करने हैं, एक आपकी स्लट्स की, सॉरी एक आपकी जो हमने करनी है वो हिक्सियन करनी है और दूसरी क्या करनी है, स्लट्स की करनी है, ठीक है। ये हमने दो कंपैरिजन करने हैं। और जो आपके पास सैमुएल्सन मीन के सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी जो मैंने आपको कई बार मीन के उसका हिंट भी दिया है, वो आपकी बुक कौन सी गिवन है, उसमें कोर्सोनियस जो है उसमें उसने पहला जो चैप्टर है उसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल सीरीज़ को एक्सप्लेन करके उसमें उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि ओके कि जो आपके पास मीन के सैमुएल्सन जो थी उसने क्या किया, उसने ये किया कि विदाउट इंडिफरेंस कर उसने मीन के उसको रिप्रेजेंट किया कि हम कैसे अपनी यूटिलिटी को कांस्टेंट या मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं विदाउट इंडिफरेंस कर। इसलिए उसे मीन के इस पर दो पर एडवांटेज है आपके स्लट्स की और आपकी मार्शिलियन डिमांड पर, ओके जी। ये देखें जी, हम फर्स्ट आपके साथ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हिक्सियन डिमांड कर्व, या सॉरी हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। हम फर्स्ट करते हैं कि हमारी बजट जो है, बजट लाइन ए बी इस टाइम ये है, या आपके पास ए बी बजट लाइन है, ठीक हो गया। हम फर्स्ट करते हैं कि ये आपके पास एक्स गुड है,
और ये आपके पास क्या है, वाई गुड। आप जी देखें कि आपके पास जो गुड्स की टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। आपके पास फर्स्ट कौन सी गुड होती है, इंफीरियर, ठीक है। सेकंड आपके पास नॉर्मल, और थर्ड आपके पास कौन सी होती है, गिफन गुड। ये 3 किस्म की जो है आपके पास गुड्स होती हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये आप लोगों की 3 किस्म की गुड्स है। ओके, ये 3 किस्म की जो गुड्स हैं ये आपके पास इंफीरियर होती है, इसे आपके लोग प्रेफर नहीं करते। दूसरी क्या है, आपके पास नॉर्मल गुड है। थर्ड आपके पास क्या है, गिफन गुड है। ये नॉर्मल गुड जो है ये सबसे ज़्यादा सेल और परचेज की जाती है इन दोनों चीज़ों के अलावा। इस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि गिफन क्या है। गिफन बेसिकली आपके प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन ने एक कंसेप्ट दिया था। अच्छा, प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन ने जो कंसेप्ट दिया, इसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये एक ऐसी गुड है, गिफन गुड है, कि जब इसकी प्राइस मीन के बढ़ती है तो इसकी आप डिमांड भी हाई कर देते हैं। जब इसकी प्राइस कम होना स्टार्ट होती है तो फिर आप उसकी डिमांड भी कम करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन कि इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ओके, ये आपके पास क्या था, बजट लाइन ए एंड बी। हम फर्ज करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हुई है। प्राइस ऑफ एक्स गुड, जो आपके पास एक्स गुड है उसकी प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। ये प्राइस ऑफ एक्स गुड क्या हुई है, कम, मीन के प्राइस ऑफ एक्स गुड कम हुई है। प्राइस ऑफ एक्स गुड कम हुई है तो मतलब ये है कि आपके लिए जो एक्स गुड और वाई गुड आपके पास नॉर्मल गुड है, और ये क्या है आपके पास, इंफीरियर है। ये इंफीरियर गुड है। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या है, जब किसी चीज़ की मीन की इंफीरियर की प्राइस कम होती है तो वो इंफीरियर को प्रेफर नहीं करता, बल्कि वो क्या करते हैं, नॉर्मल गुड की तरफ मूव करने की स्टार्ट करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि जो ए और बी पॉइंट है वो इस पॉइंट पर, जो आपकी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है वो इस पॉइंट पे है। ये जो ब्लैक डॉट मैंने लगाया है, इस पॉइंट पे आपका फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है। प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है तो प्राइस ऑफ, जब प्राइसेस कम होती हैं तो आपकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करती है। जब आपकी इनकम अप और डाउन होती है तो फिर आपकी जो बजट लाइन है वो क्या करती है, जंप करती है। ये आप लोगों को मेन केस में कंपैरिजन पता होना चाहिए। ओके, हमने कहा कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो क्या हो रही है, कम हुई है, तो मीन कि आपकी बजट लाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी टूवर्ड द राइट। ये देखें जी, ये टूवर्ड द राइट आपकी बजट लाइन रोटेट करके ये पहुंची है। अब ये क्या है, ए और सी, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, सी। हम फर्ज करते हैं कि आप सी जो है वो इस पॉइंट पे इस टाइम परचेज कर रहे हैं। ये आपके पास IC2 है, ये IC2, IC1 ये है आपके पास। ओके, अब क्या करते हैं कि जो आपके पास मीन के, हम फर्ज करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो इंफीरियर गुड थी वो कम हुई, मगर आपकी इनकम जो है वो नहीं बढ़ी, तो तभी आपकी जो इंडिफरेंस कर्व IC2 है वो इस पॉइंट पे है। अगर एट द सेम टाइम इधर से प्राइस ऑफ एक्स कम होती जो आपके लिए इंफीरियर गुड थी, और इधर से आपकी इनकम बढ़ जाती, तो फिर आप लोग क्या करते, आपकी IC2 को यहाँ पे होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी, जस्ट इसकी प्राइस ऑफ एक्स जो है कम हुई है, इसीलिए आपने उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी है। पहले आप इस पॉइंट पे थे, मीन की एक्स के यूनिट और वाई के यूनिट, x1 ले रहे थे और y1 ले रहे थे। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ है, आपने क्या किया है, ये y2 है आपके पास, और ये क्या है आपके पास x2। ओके, इसके बाद भी अब हम देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो क्या करती है, इनकम में आपकी कट लगता है, मीन के आपकी डिस्पोजेबल इनकम की हम बात कर लेते हैं। आपकी इस पॉइंट पे डिस्पोजेबल इनकम कुछ और थी, YD इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस, अब मीन के टैक्सेस बढ़ गए, मीन के आपकी इनकम जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो मैंने कहा था कि जब आपकी इनकम कम होती है तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आपकी जो बजट लाइन है वो जंप करती है। इनकम कम होगी तो बजट लाइन आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी,
अगर मीन के और अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो ये जंप क्या करेगी, अपवर्ड करेगी। तो अब आपकी इनकम जो है वो कम हुई है, मीन की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है, तो मीन आपकी बजट लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, नीचे की तरफ उसे जंप करना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसके पैरेलल, इस बजट लाइन के पैरेलल क्या कर रहा हूँ, अपनी बजट लाइन नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ यूजिंग डिफरेंट कलर। ये देखें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी जो बजट लाइन है ये मैं इसके नीचे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। ये ठीक हो गया जी। ये मैंने ये पॉइंट लगाया कि जहाँ पर फिक्सियन डिमांड कर्व कहता है कि आपका जो IC1 है उसको आपकी जो इनकम कम होने की वजह से आपकी बजट लाइन नीचे शिफ्ट होगी, वो उसे छू के गुजरेगी, उसे क्रॉस नहीं करेगी, उसे छू के गुजरेगी। ठीक है जी, मीन के टेंजेंट करेगी। ओके, तो ये आपके पास क्या है, ये IC1 था जो मैंने रिप्रेजेंट फर्स्ट में किया था। तो हम इसको IC1 को क्या करते हैं, इस तरह शो करते हैं कि आपकी IC1 एग्जिस्ट कर रही है। तो ये देखिए कि ये जो आपके पास गैप आ रहा है, ये इसमें गैप होना चाहिए। ये जो गैप आया है ये आपको शो कर रहा है कि आपकी जो इनकम कम होने की वजह से आपकी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है, तो वो आपके फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व को छू के गुजरी है। ठीक है, ये IC1 है आपके पास। अब ये देखें जी, इस पॉइंट पे देखें, ये आपके पास X3 है और ये आपके पास क्या है, Y3। अब इसमें हम देखते हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट आप किस चीज़ से मेजर करते हैं कि जब आपकी प्राइसेस अप या डाउन हो, ठीक है, डाउन हो या अप हो, तो जिसकी वजह से आपकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करे। ओके, इनकम इफेक्ट कैसे मेजर करते हैं, इनकम इफेक्ट किस चीज़ से मेजर करते हैं कि इनकम इफेक्ट आपकी इनकम इंक्रीज हो या इनकम क्या हो आपकी डिक्रीज, तो जो आपकी बजट लाइन है वो जंप करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप किस चीज़ से मेजर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप किस चीज़ से मेजर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप मेजर करते हैं कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पर अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व आप कौन सा पॉइंट प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी, मीन के आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व चूज करते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा मीन के पॉइंट प्रेफर आपको कर रहा है। ओके, ये देखें जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने, डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। ये आप देखें कि आप इस पॉइंट पे थे, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है और ये क्या है, C पॉइंट है। अब A से B आप क्यों गए, क्योंकि प्राइस चेंज हुई, तो मीन के X1 से X2 की तरफ क्या था आपके पास, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब B से आप C हाँ जी, B से आप C पे क्यों आए, क्योंकि आपका इनकम इफेक्ट शो हो रहा है। B से C मीन के X1 और X2 के दरमियान जो है वो क्या है आपके पास, इनकम इफेक्ट है। X3 और X2 के दरमियान क्या है आपके पास, इनकम इफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो थर्ड है A और C के दरमियान मीन के X1 और X3 के दरमियान ये क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो हम ऑलरेडी क्या कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमारे पास मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन या प्रूव है, आपने जो डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या था, आपके हिक्सियन डिमांड या हिक्सियन आपके सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट के, आपने हिक्सियन स्कूल ऑफ हिक्सियन कंसेप्ट के जरिए बताया कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और आपका इनकम इफेक्ट क्या है। आपकी जो बुक में गिवन किया गया है उसमें इसके उलट केस है, उसमें उन्होंने क्या किया, इनकम बढ़ा दी है। इनकम कैसे बढ़ाई है, उन्होंने टैक्स दिया है, टैक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पाकिस्तान में क्या है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ट। ठीक है जी, ये इसी तरह का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे एक
मीन के वो दिया जा रहा था इंसेंटिव उन खवातीन को जो मीन के काम नहीं कर रही थी। चलें जी, अब हम दूसरा अपना केस डील करने जा रहे हैं स्लट्स की इक्वेशन के। जो आपके पास स्लट्स की क्या कहता है कि हम कहाँ से गुजरते हैं। अब जो आपके पास हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट है वो डिफ्रेंशिएट आपके स्लट्स की से इसलिए करता है कि जो आपका हिक्सियन है वो कहता है कि जी जब हमारी इनकम बढ़े या कम हो तो हम दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट नहीं होते बल्कि पहले ही इंडिफरेंस कर्व पे वापस चले जाते हैं, मगर नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। जो आपका स्लट्स की है वो कहते हैं नहीं, हम पहले इंडिफरेंस कर्व पर नहीं जाते बल्कि नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं। चले हम वो देखते हैं कि अब वो कैसे हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखें जी, ये आपके पास सेम उसी तरह ए एंड बी बजट लाइन, ये आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास बी पॉइंट। अब ये देखें, ये आपके पास एक्स गुड है, सेम वही कहानी, और ये आपके पास वाई गुड है। ठीक हो गया। अब देखें जी, जो आपके पास एक्स गुड है वो आपके लिए इस टाइम क्या है, मीन के चीपर है। हम फर्ज करते हैं कि x1 की जो प्राइस है वो कम हुई है, तो अब आपकी जो इनकम है उसने क्या करना है, इनकम के बेस पे जो x1 थी वो उसकी प्राइस कम हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी परचेजिंग बढ़ा देनी है, मीन कि उसकी डिमांड बढ़ा देनी है, तो उसकी क्वांटिटी मीन कि आपने बढ़ा देनी है। हम फर्ज करते हैं कि आप इस पॉइंट पे अभी इंडिफरेंस का फर्स्ट ये है आपके ए बी बजट लाइन पे, हम सेकंड जो आपकी बजट लाइन है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं, रोटेट करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है। तो ये देखें जी, ये आपके पास प्राइस ऑफ एक्स है। हम फर्ज करते हैं कि हम इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये आपके पास IC2 है। ओके, स्लट्स की प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये देखें जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम मीन कि आपकी इनकम पर टैक्स लगा देती है, तो आपकी इनकम जो है वो कम होती है। तो आपका जो स्लट्स की है वो ये कहता है कि हम जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है या कम होती है तो हम फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व से गुजर के थर्ड पे शिफ्ट होते हैं। ये आपके पास IC2 है, ये आपके पास IC1 है। अब ये देखिए, मैं इसको पहले शिफ्ट करने लगा हूँ, शिफ्ट करने लगा हूँ। ये देखिए जी, ये आपका स्लट्स की कंसेप्ट क्या है कि ये आपकी बजट लाइन जो है फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व से गुजरेगी। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व आपके पास क्या थी, ये आपके पास फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, ये आपके पास IC1 एंड ये आपके पास क्या होगी IC3। ठीक है जी। अब जो हिक्सियन और स्लट्स की में डिफरेंस है वो यही है। हिक्सियन कहते हैं कि नहीं, जैसे ही हमारी इनकम में कट लगता है या हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कभी भी नए इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट नहीं होते। जो आपका स्लट्स की है वो कहते हैं नहीं, हम जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है या ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व से गुजर के हम अगले न्यू इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होते हैं, मीन के हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं, सेम पे नहीं रहते। हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चेंज होता है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हम कभी मेजर नहीं कर सकते। ओके, ये देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी x1 थी, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास क्या है x3, ये क्वांटिटीज है। अब यहाँ से हम प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट देखने जा रहे हैं। ये देखें जी, आपके पास x1 to x2 है, ये क्या थी आपके पास प्राइस इफेक्ट। ठीक है। थर्ड सेकंड, आप x2 और x3 के दरम्यान आप मीन के यहाँ से जब यहाँ है तो वो किस वजह से है, क्योंकि आपकी इनकम में कट लगा था, मीन कि ये आपके पास क्या है इनकम इफेक्ट।
अब x1 और x3, ये जो x1 और x3 क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मीन के ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपने ये देखा कि प्राइस अफेक्ट इज इक्वल टू इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक हो गया ना जी। ये मीन के आपने स्लट्स की और हिक्सियन में डिफरेंस देखा कि जो आपकी बुक है वो 2.7 एक्सप्लेन कर रही है, जो ऑलरेडी मीन के आपने बुक में से भी पढ़ा होगा, आपकी पब्लिक फाइनेंस की जो बुक आपको गिवन की गई। ओके, इसके बाद जो आपको स्लाइड्स गिवन की गई हैं उसमें कुछ और भी डायग्राम एक्सप्लेन की गई हैं। जब आपकी मीन की इनकम राइज करती है तो फिर आपके साथ क्या होता है, तो मैं उस पर भी एक मीन के फॉर एग्जांपल हम केस डील कर लेते हैं, आपके स्लिट्स की काम कर लेते हैं, जो हिक्सियन का बल्कि हम कर लेते हैं कि प्राइस जब आपकी बढ़ जाए तो फिर आपकी सब्स्टिट्यूशन और प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या होता है। ये देखें जी, ओके जी, ये हम जब आपकी राइज इन इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, पहले हमने दोनों केस डील किए हैं आपकी जब इनकम में कट लगाया जाता है। अब आपको मीन के कंज्यूमर को सब्सिडी दी जा रही है, देखते हैं क्या होता है आपके साथ। ओके, ये देखेंगे, ये आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन ए बी, ठीक है। अब आपने क्या हो गया, आपकी जो एक्स गुड थी उसकी प्राइस क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। एक्स गुड की आपकी प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। तो आपने क्या किया है, जो आपकी बजट लाइन थी उसे रोटेट करवाया है, शिफ्ट नहीं करवाया, रोटेट करवाया है। तो हम फर्ज करते हैं आप फर्स्ट इंडिफरेंस कर इस पर थे, ठीक हो गया। ये हम देख रहे हैं जैसे कि आपकी बुक भी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक हो गया। ओके या इसके हम उलट एक केस देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, आपकी जो प्राइस है उसे बढ़ा देते हैं। अगर इनकम बढ़ रही है तो हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ जो चीपर गुड है वो भी बढ़ा देते हैं। ये देखें, ये आपके पास ए बी इंडिफरेंस कर्व है, ये आपके पास बी, और ये आपके पास क्या है, ए इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स गुड मीन के प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है बढ़ी है। जैसे प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ी है तो आपने क्या किया है, अपनी जो बजट लाइन थी उसे रोटेट करवाया डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आप चीपर गुड को प्रेफर नहीं कर रहे। तो मीन कि आपके पास जो न्यू बजट लाइन होगी वो ये होगी ए सी। ये नीचे क्यों शिफ्ट हुई है? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ी है, जिसकी वजह से आपने क्या किया, अपनी जो बजट लाइन थी उसे इस पर ले आए। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि जो आपकी फर्स्ट बजट लाइन थी उस पर इंडिफरेंस कर्व ये था। अब सेकंड इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, हम फर्स्ट करते हैं कि वो इस पॉइंट पे, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व है, ठीक हो गया जी। ओके, अब देखें जी, अब इसी टाइम जैसे प्राइस ऑफ एक्स बढ़ती है तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आपके टैक्स मीन के जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम वाई माइनस टैक्स से टैक्स को रिड्यूस करती है। टैक्स को जैसे रिड्यूस करती है तो आपकी मीन की जो बजट लाइन है वो क्या करती है, इस बजट लाइन के पैरेलल क्या करती है, जंप करती है। इस बजट लाइन के जो आपकी रोटेट हुई प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने की वजह से, तो फिर आपकी जो बजट लाइन इनकम बढ़ेगी या टैक्स आपसे रिड्यूस किए जाएंगे, तो इसके पैरेलल आपने क्या करनी है, उसे जंप करवाना है। ओके, ये देखें जी, ये हम फर्क कर लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे ये आपस में पैरेलल होने चाहिए, ये मेरा पैरेलल है जी। ओके, ये आपकी बजट लाइन ने इसके पैरेलल क्या किया है, जंप किया है। तो ये हम कह लेते हैं कि डी और ई है, ठीक है जी। हम फर्ज करते हैं कि आपकी अब बजट लाइन जो है वो इस पर है IC3। तो अब जो हिक्सियन है वो क्या कहता है कि हम
जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आप IC1 पर ही शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये आपके पास IC1 है। अब ये जो आपस ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये पॉइंट, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब हम इसको एक्सप्लेन या डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कि ये देखिए जी, आपके पास ये क्या था, X1 था, प्राइस कम हुई तो आप X2 यहाँ पे आ गए, और ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपके पास क्या है, X3। अब X1 से X2 ये क्या है आपके पास, जब आपकी प्राइस ज़्यादा हुई तो आप मिल के बजट लाइन रोटेट पीछे की तरफ आपने करवाई, तो क्या है, X1 से X2 तक वो क्या है आपके पास प्राइस इफेक्ट है। अब जो आपके X2 से X3 है, ये X2 से X3, X2 से X3 क्या है, X2 to X3 आपका क्या है जी, ये इनकम इफेक्ट है, ठीक है। और जो आपके पास ये X2 और X1 है, X2 to X1 क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये सब्स्टिट्यूशन है। ये आपका केस है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, और प्राइस ऑफ गुड भी बढ़ जाती है। ये दो केस जो थे ये सेम इसी तरह थे कि जब आपकी प्राइस ऑफ गुड X भी बढ़ जाए, मीन कि ये वाली प्राइस भी बढ़ जाए, और एज सेम एज आपकी क्या इनकम भी आपकी गवर्नमेंट जो है आपके साथ कंपनसेट करे, तो आपकी फिक्सियन जो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट है वो आपकी ये सिचुएशन है। ओके जी, मे भी ये आप लोगों को समझ लगी होगी। इससे हम आगे चलते हैं, आपके पास देखते हैं कि क्या आपके उसमें हो रहा है कि आपके जो स्लेट्स की डिमांड कर्व है, आपके पास फिक्सियन डिमांड कर्व है, मार्शियन डिमांड कर्व है, वो क्या है आपके पास, हम ये देखते हैं। अच्छा, जो आपके पास इससे पहले कि हम ये चीज़ें पढ़ें तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपकी जो इकॉनमी है उसमें आपकी मार्केट क्या होती है, डिमांड क्या होती है, आपकी सप्लाई क्या होती है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम एंड द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर। अब इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर को मेजर करने के लिए पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है? फर्स्ट, मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होती है। सेकंड, मार्केट फोर्सेस। थर्ड, मार्केट एजेंट्स। ठीक है जी, मार्केट एजेंट्स हो गए। उसके बाद फोर्थ, आइडियलाइज्ड इकोनॉमी, या इसे आप क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इन चीज़ों का आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि आपके पास कम्पेटिटिव मार्केट क्या है, आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक हो गया कि आपके पास मार्केट क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है, आपके पास मार्केट एजेंट्स क्या है, आइडियलाइज्ड इकोनॉमी क्या है। ओके जी, मार्केट क्या है? मार्केट को अगर हम डिफाइन करें तो मार्केट जो है अ प्लेस where producer and
consumer interact with each other and with each other to buy or sell their products is called मार्केट। ठीक है जी, मार्केट को आप क्या डिफाइन करेंगे? अ प्लेस वेयर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू बाई और सेल द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज मार्केट। अब मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस क्या है? आपके पास दो है। मार्केट फोर्सेस क्या है? दो है। फर्स्ट आपके पास है डिमांड एंड सेकंड आपके पास क्या है? सप्लाई। अच्छा, अक्सर बच्चों को डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन नहीं आती। बजाय इसके कि हम आगे निकलें तो पहले हमें क्या करना चाहिए? डिमांड और सप्लाई को एक्सप्लेन कर लीजिए कि आपके पास डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। ओके जी, ये देखें जी, पहले हम डिमांड को डिफाइन करने जा रहे हैं कि आपके पास डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? अ सिचुएशन in which या इसे आप चेंज कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ गुड which is ready to purchase at given market price is called as demand। डिमांड को आप क्या डिफाइन करेंगे? द क्वांटिटी ऑफ गुड विच इज रेडी टू परचेज एट गिवन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज डिमांड। ठीक है जी, ये आपके पास डिमांड का भी डेफिनेशन हो गई। अब हम सप्लाई देखने जा रहे हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ गुड विच इज रेडी टू sale out at given market price is called as supply। ठीक है जी, ये आपके पास सप्लाई की डेफिनेशन है और ये आपके पास क्या थी? डिमांड की डेफिनेशन। तो ये हम देख रहे हैं आपकी सप्लाई और डिमांड क्या थी। अब हम ये चीज़ डील कर चुके हैं। अब जब ये दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं या आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या आप देखते हैं कि आपके पास क्या आ जाती है? मेन के आपकी प्राइस और क्वांटिटी आपकी डिटरमिन होती है। ओके, सेकंड पॉइंट हम मार्केट एजेंट्स डील करने जा रहे हैं कि मार्केट एजेंट्स कौन से हैं आपके पास। मार्केट एजेंट्स जो है वो तीन टाइप के हैं। आपके पास फर्स्ट कौन सा है? गवर्नमेंट। सेकंड आपके पास क्या है? प्रोड्यूसर। एंड थर्ड आपके पास क्या है? कंज्यूमर। ठीक हो गया जी, ये आपके पास तीन अकसाम है आपकी मार्केट एजेंट्स की। अब आइडियलाइज्ड इकोनॉमी क्या है?
आइडियलाइज्ड इकोनॉमी बेसिकली आपके पास किसको कहते हैं, आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को कहते हैं। कंपेटिटिव मार्केट में आप कौन सा आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपकी जो मार्केट होती है उसे क्या कहते हैं, आइडियलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। वो क्यों, कौन सी सूरत होती है, ये देखें जी, जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपके पास क्या है क्वांटिटी और ये आपके पास प्राइस है। ये आपके पास क्या है, आइडियलाइज्ड सिचुएशन है। ये चीज़ आपने क्या की है, एक्सप्लेन की है। ठीक हो गया, यह है आप लोगों का। ओके जी, ये हमने देखा है कि आपने इकोनॉमिक एजेंट एक्सप्लेन किए, आपके पास आइडियलाइज्ड इकोनॉमी क्या है, आपके पास मार्केट एजेंट्स क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने इस टाइम मेन के कवर अप कर लिए। अब हम मेन के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर की तरफ। इक्विलिब्रियम मैंने ये शो किया है। अभी इक्विलिब्रियम को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलास्टिटीज़ जाननी पड़ेंगी कि इलास्टिटीज़ क्या है आपके पास। ओके, जो आपका इक्विलिब्रियम है ये आपका डिवाइड होता है दो पोर्शन में। ये आपके पास सप्लाई है, ये डिमांड है कि जब प्राइस आपकी बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई भी बढ़ा देता है। जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड अपनी कम कर देता है। ये कंज्यूमर के लिहाज से, ये क्या है, प्रोड्यूसर के लिहाज से। ओके, अब ये देखें कि ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है और ये क्या है आपके पास, प्राइस है। अब ये पोर्शन, ये आपका क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस, ये क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी, अब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को पहले डिफाइन करने जा रहे हैं कि आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है और आपका प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। कि कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं आप लोग और प्रोड्यूसर सरप्लस किसे कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस को हम डिफाइन करने जा रहे हैं पहले कि कंज्यूमर सरप्लस आपके पास क्या है। कंज्यूमर सरप्लस ये होता है द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। द एरिया under the demand curve and above the price line is called as consumer surplus। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन, ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है जी, ये आपका किस लिहाज से है, ये आपके कंज्यूमर सरप्लस के लिहाज से। ओके, नेक्स्ट हम प्रोड्यूसर सरप्लस को डिफाइन करते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, द एरिया अंडर द price line and above the supply curve is called as producer surplus। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन, ये आपका किस लिहाज से है, ये आपके प्रोड्यूसर सरप्लस के लिहाज से। ठीक है जी, ये आपका एक इकोनॉमिक एजेंट है। और ये आपका सेकंड इकोनॉमिक एजेंट है। ये आपके पास क्या है, प्रोड्यूसर।
ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक एजेंट कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं? दो। एक आपके पास कौन सा है, प्रोड्यूसर है, और दूसरा कौन सा है, आपका कंज्यूमर है। यहाँ से आपने उनको डिफाइन भी किया कि आपके पास कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। ठीक है ना जी। ये आप लोगों ने यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसकी देखी है और आप देख रहे हैं कि आपके प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है, वो आपने यहाँ से डिफाइन करके या मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि आपके डेफिनेशन क्या है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस की। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो अगर लोगों को बेस्ट प्रोग्राम देती रहे तो क्या आपकी लेबर सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है। अगर आपके जो टैफ है मीन के फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मीन की एड मिलती रहे तो क्या आप सप्लाई अपनी बढ़ाएंगे मार्केट के लिहाज से या नहीं बढ़ाएंगे? तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। जब एक आपको फ्री ऑफ कास्ट मीन के पैसे आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप घर में बैठ के खाएंगे, आप क्या करेंगे, कभी भी मार्केट में जाके काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बेहतर है कि हम क्या करें, रेस्ट करें, लेजर को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक एज अ पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट कि आप इसके बारे में पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट के हो कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? तो जो मैंने आंसर दिया है तो हमारे जो लोग हैं वो क्या प्रेफर करेंगे, आपके लेयर को प्रेफर करेंगे। तो आंसर देखो सोल्यूशन। ओके जी। तो जो आपके पास सोशल वेलफेयर है ये आपके बेसिक कंसेप्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ठीक है जी। ये किसका कंसेप्ट है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम डील करेंगे और ये किस में डील करेंगे, हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इक्विलिब्रियम को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करना है और वो किस में हमने करना है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो होप सो कि आज हम अपना लेक्चर इधर ही एंड करने लगे हैं, यहाँ पर ही हम अपना स्टॉप करने लगे हैं। तो हम जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है वो इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर। इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, इसको हम किस में करेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। फिर हम दोनों को हमने क्या करना है, मर्ज कर देना है और अपने मीन के जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर ये हमने अचीव करना है। ओके, थैंक यू।